नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं हिमांशु अग्रवाल। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जो हमारा लोकतंत्र, जिसके बगैर हमारा लोकतंत्र बिल्कुल अधूरा है, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वही इंस्टीट्यूशन है जो इंश्योर करता है कि हमारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। लेकिन आज लोगों के दिमाग में एक सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन सच में इंडिपेंडेंट है, क्या सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करता है? ये क्वेश्चंस है जो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। चलो आज फैक्ट्स और हिस्ट्री के थ्रू समझते हैं कि इस सवाल का सच क्या है। सच में ही इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रहा है या फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर रहा है? सबसे पहले समझते हैं इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 3 to 4 के अंडर बनाई गई है। इसका मेन काम है लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन करवाना। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना, ये सबसे बड़ा मेजर काम है इसका, और इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस करना। ठीक है, इन शॉर्ट ये बात है कि ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फ्री तरीके से हो, फ्री एंड फेयर तरीके से हो, कोई उसमें बीच में भेदभाव या किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस ना हो किसी पार्टी का। सेकंड चीज़ है अपॉइंटमेंट प्रोसेस। क्या यही प्रॉब्लम है? ये भी देखेंगे कि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है, इतना मजबूत है, तो उसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? कौन अपॉइंट करता है? करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो इनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की एडवाइस पर ही अपॉइंट कर सकता है। मतलब जिसकी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, उसकी एडवाइस होगी प्रधानमंत्री जी की, उनके बाद ही अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब इनडायरेक्टली अपॉइंटमेंट का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। कुछ भी कह लो, लेकिन हाथ पीछे से तो कंट्रोल वहीं से ही आता है। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करेगी तो क्या इलेक्शन कमीशन से अनबेस्ड डिसीजन ले पाएगा, फ्री एंड फेयर हो पाएगा इलेक्शन कमीशन? तो ये मतलब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है। थर्ड चीज़ है सुप्रीम कोर्ट का 2023 का डिसीजन। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2023 का, वो भी एक मेजर वो रहा है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। मार्च 2023 के अंदर कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस फेयर होना चाहिए। ठीक है, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इसलिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर होगा प्राइम मिनिस्टर होंगे, अपने लीडर ऑफ अपोजिशन होगा जो कि प्रेजेंट में राहुल गांधी जी हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के CJI होते हैं वो मेन होंगे। तीनों मिलाकर इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तीनों की एडवाइस, तीनों की रजामंदी होगी, उसके बाद ही चुना जाएगा। ये डिसीजन डेमोक्रेसी के लिए एक पॉजिटिव स्टेप जरूर था क्योंकि इससे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो सकता था, क्योंकि सारी पार्टीज मिलके करेगी, ऐसे नहीं जिसका रूल है अभी लाइक BJP का रूल है, NDA का रूल है सेंट्रल में, तो उस पार्टी के दबाव में कोई काम करेगा, क्योंकि अपोजिशन का भी एक लीडर है उसके अंदर जो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया इस डिसीजन। ठीक है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ पास किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 इसका नाम था। इस लॉ में चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और कमेटी में रखा गया। ठीक है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होगा, इसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और कैबिनेट मिनिस्टर PM द्वारा जो नॉमिनेट होते हैं वो इसमें आते हैं। अब यहाँ फिर से बैलेंस बिगड़ गया वापस। वो जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2023 के अंदर, वो वापस बिगड़ गया, क्योंकि दो लोग PM और उनके मिनिस्टर गवर्नमेंट की साइड से हैं और अपोजिशन का एक ही रिप्रेजेंटेटिव, तो डिसीजन मेजॉरिटी गवर्नमेंट के फेवर में ही होगा। तो ये भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, क्या अभी जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो सही हैं या नहीं है, ये भी एक दिक्कत रहती है। क्योंकि जो मेन वो बात हो गई ना, 2/3 वाला सिस्टम हो गया यहाँ पे, तो एक वो वाला बात रह गई। अब बात है कि पास्ट कन्वर्ट जो पहले की जो वो चली आ रही है इनके बीच में, उनकी बात है कि ये पहली बार नहीं है जब इलेक्शन कमीशन पर इंडिपेंडेंस को लेकर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कई बार उठे हैं। पीछे कुछ सालों में कुछ कन्वर्टेटिव्स ने पब्लिक ट्रस्ट को शेक कर दिया, हिला के रख दिया पूरा अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल ये है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में अपोजिशन ने एक्यूज़ किया कि कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन पर रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये अपोजिशन ने एक मुद्दा उठाया था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। 2022 में भी कुछ इलेक्शन
अनाउंसमेंट पर टाइमिंग को लेकर सवाल उठा था कि ये गलत टाइमिंग है या नहीं होना चाहिए। अब चाहे या एक्यूजेशन के पॉलिटिकल मोटिव से हो या सच में इनबैलेंस हो, लेकिन प्रेसिपिटेशन जो होती है वो डैमेज ज़रूर हुआ है इन सब चीज़ों से, क्योंकि कहीं ना कोई इन्फ्लुएंस ज़रूर हो पाता है इन चीज़ों से। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। अब ठीक है दोस्तों, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी आज़ाद रहे। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन बेस्ड दिखे तो लोगों को फेथ इलेक्शन प्रोसेस पर कम हो जाता है, मतलब इलेक्शन कमीशन पे विश्वास थोड़ा कम हो जाता है लोगों का। और जब लोगों को भरोसा ही टूट जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब ही ख़त्म हो जाता है, फिर डेमोक्रेसी रह ही नहीं जाती किसी चीज़ की। अब बात करते हैं कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत, तो क्या ऐसे चेंजेस लाएँ जिससे कुछ रिफॉर्म्स आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से चेंजेस इनसे रिफॉर्म्स आ सकते हैं, तो क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, कमीशन को फिक्स टेन्यूर मिलना चाहिए, अपना फंडिंग डायरेक्टली पार्लियामेंट के थ्रू होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे किसी भी चीज़ के अंदर, बीच में हस्तक्षेप ना कर पाए। अगर ये रिफॉर्म्स लागू हो गए तो इंडिया को इलेक्शन कमीशन दुनिया के सबसे क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन में से एक बन सकता है, अगर ये रिफॉर्म्स लागू हो जाते हैं तो। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि दोस्तों, अगर सवाल पूछो कि इलेक्शन कमीशन कितना इंडिपेंडेंट है, अभी तक कितना इंडिपेंडेंट है, तो जवाब होगा पेपर पर तो इंडिपेंडेंट है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तब अभी भी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, ये है इसका मतलब। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म करने की पावर भी हमारे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। अवेयरनेस और प्रेशर के थ्रू चेंजेस बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल किए जा सकते हैं चेंजेस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करें कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। और अगर आपको पॉलिटिक्स, अवेयरनेस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।